Hello student, today I am going to explain you the remaining part of sexual reproduction in flowering plants. Development of pollen grains is called microsporogenesis. तो microsporogenesis क्या है? वो प्रोसेस जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है. माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल्स इज डिप्लॉयड इन नेचर. जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है जिसको पोलन मदर सेल भी कहते हैं, जिसका नेचर होता है डिप्लॉयड. माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मीन्स MMC डिवाइडेड बाय मियोसिस डिवीजन टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाइड. जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है उसके अंदर मियोसिस डिवीजन होता है जिससे एक सेल से 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है. 4 न्यूक्लियाई अरेंज टेट्राहेड्रली. अब जो 4 न्यूक्लियाई होते हैं टेट्राहेड्रली अरेंज हो जाते हैं. तो यहाँ केवल न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ था. नेक्स्ट वन, द क्लीवेज ऑफ साइटोप्लाज्म टू फॉर्म 4 सेपरेट न्यूक्लियाई विद द साइटोप्लाज्म विच इज कॉल्ड पोलन ग्रेन्स. अब इस स्टेप में साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तो साइटोप्लाज्म के साथ जो न्यूक्लियाई होंगे उसको पोलन ग्रेन्स कहेंगे. You can see in this diagram the development of pollen grains from microspore mother cells. First one diagram. This is one cells of microspore mother cells. इस माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस डिवीजन होगा जिससे जो इसका एक न्यूक्लियस होता है 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो न्यूक्लियाई बनेंगे ये हैप्लॉइड होंगे. अब ये जो न्यूक्लियस हैं, ये न्यूक्लियाई हैं, ये टेट्राहेड्रली अरेंज हो जाएंगे. टेट्राहेड्रली का मतलब होता है 3 डायमेंशन इनका अरेंजमेंट होगा. ये जो टेट्राहेड्रली होता है 1, 2 न्यूक्लियाई, 3 न्यूक्लियाई और 4 न्यूक्लियाई इस तरह से अरेंज होंगे कि कहीं से भी देखो सेम स्ट्रक्चर विजिबल होगा. अब इसके बाद जो अगली स्टेप है इसके अंदर न्यूक्लियाई के चारों तरफ साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर अरेंज हो जाएगा. तो इस तरह से माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं. तो ये जो स्ट्रक्चर है पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर होता है. तो माइक्रोस्पोर मदर सेल सबसे पहले मियोसिस डिवीजन करेगी. कितने न्यूक्लियाई फॉर्म करेगी? 4 न्यूक्लियाई फॉर्म करेगी और ये अरेंज हो जाएंगे किसमें? टेट्राहेड्रली. मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस होगी, कहीं से भी देखोगे स्ट्रक्चर सेम होगा. इसके बाद इन न्यूक्लियाई के चारों तो क्या डिपॉजिट होगा? साइटोप्लाज्म. जब साइटोप्लाज्म डिपॉजिट हो जाएगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा? पोलन ग्रेन. मतलब 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कितने पोलन ग्रेन्स फॉर्म करती है? 4 पोलन ग्रेन्स फॉर्म करती है. कंपाउंड माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स. इन सम प्लांट लाइक द केलोट्रोपिस, टाइफा, इलोडिया, पोलन ग्रेन्स कॉमनली फॉर्म अ ग्रुप कॉल्ड कंपाउंड पोलन ग्रेन्स. कुछ प्लांट जैसे केलोट्रोपिस, टाइफा, इलोडिया, इसमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये जो होते हैं ग्रुप के फॉर्म में होते हैं जिनको कंपाउंड पोलन ग्रेन्स कहते हैं. इन केलोट्रोपिस पोलन ग्रेन्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम टुगेदर फॉर्म अ मास पोलिनियम. केलोट्रोपिस जो प्लांट होता है इसके अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजियम रहते हैं पोलन ग्रेन्स के, वो आपस में जुड़ जाते हैं और एक मास लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको पोलिनियम कहते हैं. 2 पोलिनियम जॉइन टुगेदर बाय द कार्पस्कुलम. अब जो 2 पोलिनियम होते हैं वो कार्पस्कुलम के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं. ईच पोलिनिया सिंगुलर वर्ड है और पोलिनियम जो है प्लूरल वर्ड है. ईच पोलिनिया कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स. अब ये जो पोलिनिया है उसके अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं. यू कैन सी इन दिस डायग्राम द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड पोलन ग्रेन्स. तो इसके अंदर 2 पोलिनियम है. तो पोलिनियम जो वर्ड है प्लूरल वर्ड है और सिंगल की बात करेंगे तो पोलिनिया होगा. ये दोनों पोलिनिया एक पेडंकल लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होते हैं जिसको कॉर्डिकल कहते हैं और ये दोनों कॉर्डिकल किससे अटैच होंगे? कॉर्पस्कुलम से. तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर होता है कंपाउंड पोलन ग्रेन्स होता है.
अब जो पोलिनिया होता है उसके अंदर बहुत सारे नंबर्स ऑफ पोलन ग्रेन्स होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर्स। अब देखेंगे माइक्रोस्पोर ये पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है। वॉल ऑफ पोलन ग्रेन्स मेड अप ऑफ 2 लेयर्स। जो पोलन ग्रेन्स की जो वॉल होती है उसमें 2 लेयर्स होती है, आउटर एक्साइन और इनर इंटाइन। जो बाहरी लेयर होती है एक्साइन होती है और अंदर की जो लेयर होती है वो इंटाइन होती है। एक्साइन मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। जो एक्साइन होती है वो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, विच इज रेजिस्टेंस टू केमिकल इन बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन। तो इसके ऊपर कोई केमिकल का इफेक्ट भी नहीं होता है और ना ही कोई बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। ये एज अ रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करेगा, जिससे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते। इन क्रॉस पोलिनेटेड स्पीशीज, एक्साइन कवर्ड विद द येलोइश एंड स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड पोलन किट। ऐसी प्लांट स्पीशीज जिसमें क्रॉस पोलिनेशन होता है, उनमें एक्साइन के चारों तरफ येलोइश कलर की स्टिकी सब्सटेंस की एक लेयर होती है जिसको पोलन किट कहते हैं। At one or more places, exine is very thin. पोलन ग्रेन्स में एक या एक से ऐसी जगह होती है, अधिक होती है, जो कि बहुत थीन होती है। दिस रीजन इज कॉल्ड जम पोर्स। ऐसे रीजन्स को जम पोर्स कहते हैं। पोलन ट्यूब अराइज फ्रॉम जम पोर ड्यूरिंग द पोलन जर्मिनेशन। जब पोलन जर्मिनेशन होता है तो जम पोर से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है या अराइज होते हैं। You can see in this diagram the structure of pollen grains. The pollen grains is a cell and centrally situated nucleus surrounded by cytoplasm and cytoplasm surrounded by 2 layers, inner intine, outer exine। और एक्साइन में बहुत सारे प्लेस ऐसे होते हैं जहाँ की जो वॉल होती है वो थीन होती है, उन प्लेसेस को जम पोर्स कहते हैं। जब पोलन जर्मिनेशन होता है तो यहीं से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है क्या है, पोलन ट्यूब। ये कब फॉर्म होती है, पोलन जर्मिनेशन के टाइम। डेहिसेंस ऑफ एंथर। डेहिसेंस का मतलब होता है एंथर का फटना या उसकी वॉल का फटना, जिससे पोलन ग्रेन्स क्या हो, एटमॉस्फेयर में एयर में फ्री हो जाते हैं। एट मैच्योरिटी द मिडिल लेयर एंड टेपेटम आर डीजनरेटेड। जब एंथर मैच्योर हो जाते हैं तो उस समय एंथर के चारों तरफ जो मिडिल लेयर होती है और टेपेटम जो होती है वो डीजनरेट हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। एट मैच्योरिटी वाटर कम्स आउट इन द सेल्स ऑफ एंडोथीसियम। जब पोलन एंथर मैच्योर हो जाते हैं तो उस समय सेल्स के अंदर जो वाटर होता है, कौन सी सेल्स, जो कि एंडोथीसियम की जो सेल्स होती है उसके अंदर का जो वाटर होता है वो बाहर निकल जाता है, जिससे सेल श्रिंक हो जाती है और अंदर की तरफ सिकुड़ जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। इट्स क्रिएट द प्रेशर ऑन द सेल्स ऑफ स्टोमियम, जिसके कारण स्टोमियम जो होते हैं, नैरो पॉइंट होते हैं, उसकी सेल्स के ऊपर एक प्रेशर लगता है और जो एंथर की वॉल होती है वो स्प्लिटेड हो जाती है, टूट जाती है, और ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं एयर में फ्री हो जाते हैं। यू कैन सी इन दिस डायग्राम द डेहिसेंस ऑफ एंथर। जब एंथर पूरी तरह मैच्योर हो जाते हैं तो इनकी जो वॉल होती है ये ब्रेक हो जाती है और जो पोलन ग्रेन्स होते हैं कहाँ आ जाते हैं, एटमॉस्फेयर में बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो एंथर की जो एंडोथीसियम लेयर होती है उसके अंदर का जो वाटर होता है वो बाहर निकलने लगता है और उसकी जो सेल्स होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाने के कारण जो नैरो पॉइंट होते हैं, जिसको स्टोमियम कहते हैं, उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिससे वहाँ की जो वॉल होती है वो स्प्लिट हो जाती है और ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं सब कहाँ आ जाते हैं, एटमॉस्फेयर में फ्री हो जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमिटोफाइट।
न्यूक्लियस ऑफ पोलन ग्रेन्स मूव्स टुवर्ड द पेरिफेरल रीजन। जो पोलन ग्रेन्स का जो न्यूक्लियस होता है वो उसके परिधीय किनारों की तरफ जाता है और डिवाइड हो जाता है दो सेल्स में। लार्ज जो सेल होती है उसको वेजिटेटिव सेल या ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं, जो सेंट्रली सिचुएटेड होती है। और स्मॉल जो होती है उसको डीजनरेटिव सेल्स कहते हैं, जो कि सेल वॉल की तरफ होती है या वॉल की तरफ होती है। नाउ डीजनरेटिव सेल्स अटैच टू द वॉल। अब जो डीजनरेटिव सेल्स थी वो वॉल से अटैच हो जाती है एंड देन गेट कन्वर्ट ट्यूब लाइक, और उसके बाद अटैच होने के बाद ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है और फिर वॉल से डी अटैच हो जाती है। द डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमिटोफाइट। फर्स्ट जो डायग्राम है ये पोलन ग्रेन्स का है और बीच वाला जो स्ट्रक्चर है इसका न्यूक्लियस है। ये अभी न्यूक्लियस इस डायग्राम के अंदर सेंट्रली सिचुएटेड है, मतलब पोलन ग्रेन्स के बीच में है। ये जो न्यूक्लियस होता है धीरे धीरे कहाँ जाने लगता है, टुवर्ड द वॉल, वॉल की तरफ जाने लगता है। और वॉल की तरफ जाने के बाद इसमें डिवीजन स्टार्ट होने लगता है, और डिवीजन स्टार्ट होता है वो अनइक्वल होता है। सेंटर में जो बड़ी सेल बनती है उसको कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस, और वॉल की तरफ जो बनती है उसको जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। जो जनरेटिव न्यूक्लियस है नीचे की तरफ वॉल से अटैच हो जाती है और ट्यूब न्यूक्लियस सेंटर में रहता है। अब जो जनरेटिव सेल्स वॉल से अटैच हुई है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, और जैसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगी ये वॉल से डी अटैच हो जाएगी, मतलब वॉल को छोड़ देगी। इसके बाद जो जनरेटिव सेल्स है इसके अंदर डिवीजन होगा, मतलब ये न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट होगा और दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर दो न्यूक्लियस जो बन रहे जनरेटिव सेल्स से इसको मेल गैमेट्स कहेंगे। तो कितने मेल गैमेट्स बने, दो मेल गैमेट्स बने और एक ट्यूब न्यूक्लियस बना। जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा। The transfer of pollen grains on stigma is called pollination. जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा से अटैच होते हैं तो उस प्रोसेस को पोलिनेशन कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन होगा, क्योंकि स्टिग्मा के ऊपर सुगरी सब्सटेंस होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है जो म्यूसिलेजिनस होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस ऑन स्टिग्मा, पोलन ग्रेन्स swell and start to germination on stigma। तो स्टिग्मा के ऊपर म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस होता है जिसके कारण पोलन ग्रेन स्वेल अप हो जाते हैं और जर्मिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। ट्यूब कम आउट फ्रॉम जर्म पोर। जब पोलन ग्रेन्स का जर्म पोर होता है वहां से एक ट्यूब निकलती है और जनरेटिव सेल्स डिवाइडेड इनटू टू मेल गैमेट्स। तो जब पोलन का जर्मिनेशन होता है तो जो जनरेटिव सेल्स होती है दो मेल गैमेट्स में डिवाइडेड हो जाती है। In pollen tube the male gamete situated back of tube nucleus। तो पोलन ट्यूब जो होती है उसके अंदर आगे की तरफ ट्यूब न्यूक्लियस होते हैं और पीछे की तरफ जो होते हैं वो मेल गैमेट्स होते हैं। You can see in this diagram the germination of pollen grains। जैसा कि अभी कहा है कि जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है दो पार्ट में डिवाइड होता है और कन्वर्ट हो जाता है मेल गैमेट्स में। उसी टाइम पे जो जर्म पोर होता है वहां से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है जिसको पोलन ट्यूब कहते हैं। अब इस पोलन ट्यूब के अंदर तीन न्यूक्लियस होंगे। आगे वाला जो न्यूक्लियस होगा वो ट्यूब न्यूक्लियस होगा और पीछे के जो दो न्यूक्लियस होंगे वो मेल गैमेट्स होंगे। ये ट्यूब बड़ी होती चली जाती है और आगे की तरफ ट्यूब न्यूक्लियस सिचुएटेड होंगे और पीछे की तरफ दो मेल गैमेट्स होंगे। Structure of ovule। Ovule is multicellular oval structure originated from placenta in ovary। ओव्यूल जो होता है मल्टीसेल्यूलर होता है, इसका स्ट्रक्चर जो शेप होता है वो ओवल होता है। और कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ओवेरी के अंदर जो प्लेसेंटा होता है वहाँ से ओरिजिनेटेड होता है। इसके अंदर जो फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं वो देखेंगे। पहला हो जाता है फ्यूनिकल। जो फ्यूनिकल होता है लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, हेल्प्स इन अटैचमेंट विद द प्लेसेंटा।
ये जो फ्यूनिकल होता है ओवरी के ऊपर जो प्लेसेंटा होता है उससे अटैच होता है। नेक्स्ट वन हाइलम। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड हाइलम। जिस पॉइंट पर ओव्यूल की बॉडी इससे अटैच होती है फ्यूनिकल से उसको हाइलम कहते हैं। न्यूसेलस। मेन पार्ट ऑफ ओव्यूल मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स। ओव्यूल का जो मेन पार्ट होता है वो थिन पेरेन्काइमेटस सेल्स बना होता है, इसको न्यूसेलस कहते हैं। इंटेग्यूमेंट्स। ओव्यूल सराउंडेड बाय टू लेयर्स, आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट। ओव्यूल के चारों तरफ दो लेयर्स होती है, एक आउटर होती है और दूसरी इनर इंटेग्यूमेंट्स होती है। माइक्रोपाइल। द इंटेग्यूमेंट्स आर इनकम्प्लीट एट द एपेक्स ऑफ ओव्यूल। जो इंटेग्यूमेंट्स होता है ओव्यूल के एपेक्स पे इनकम्प्लीट होता है, पूरी तरह से उसको घेरता नहीं, सराउंड नहीं करता है। तो जिस जगह पर इनकम्प्लीट होता है वहां पर एक छोटा पोर फॉर्म होता है जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं। नेक्स्ट वन चलाजा। अबाउट द न्यूसेलस सिचुएटेड चलाजा। न्यूसेलस के ऊपर का जो पोर्शन होता है उसको चलाजा कहते हैं। नेक्स्ट वन एम्ब्रियोसेक। द सेंट्रल पार्ट ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एम्ब्रियोसेक। ओव्यूल का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको एम्ब्रियोसेक्स कहते हैं, विच कंटेन्स अपर 3 एंटीपोडल सेल्स, जिसमें ऊपर की तरफ 3 एंटीपोडल सेल्स होती है, नीचे की तरफ 3 सेल्स होती है। जो 3 सेल्स होती है उसमें मिडिल वाली को एक कहेंगे और दोनों उसके साइड में जो होती है उसको कहेंगे सिनर्जिड सेल्स या एसेसरी सेल्स। और ये तीनों सेल्स आपस में कंबाइन होकर एग एपरेटस फॉर्म करती है। ऊपर एंटीपोडल 3 सेल्स होती है, नीचे एग एपरेटस होता है और बीच में जो होता है सेंट्रल रीजन में 2 पोलर न्यूक्लियाइड होते हैं। यू कैन सी इन दिस डायग्राम द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। जो नीचे का जो ट्यूबुलर पोर्शन होता है इसको फ्यूनिकल कहते हैं, जो नीचे की तरफ प्लेसेंटा से अटैच होता है। अब फ्यूनिकल तथा ओव्यूल जहां पर अटैच होता है इसको हाइलम कहते हैं। इसमें ऊपर की तरफ का जो पोर्शन होता है न्यूसेलस होता है, जो कि थिन पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। इस न्यूसेलस में ऊपर की तरफ चलाजा होता है और बीच वाला जो पोर्शन होता है ओव्यूल होता है। इसके चारों तरफ 2 इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, एक आउटर होता है आउटर इंटेग्यूमेंट और एक जो होता है वो कैसा होता है इनर इंटेग्यूमेंट होता है। तो ये दोनों इंटेग्यूमेंट्स इस ओव्यूल को पूरी तरह से कवर नहीं करते, एपेक्स वाले पोर्शन पे इनकम्प्लीट होते एक पोर बनाते हैं जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं। ओव्यूल का जो सेंट्रल रीजन होता है इसको एम्ब्रियोसेक कहते हैं। इस एम्ब्रियोसेक में ऊपर की तरफ 3 एंटीपोडल सेल्स, नीचे की तरफ 3 सेल्स होती जिनको एग एपरेटस कहते हैं। इस एग एपरेटस में जो बीच वाली सेल्स होती है इसको क्या कहेंगे एग, और जो नीचे की तरफ जो 2 सेल है इनको कहेंगे सिनर्जिड्स। तो इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर हो गया, सबसे पहले लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है उसको फ्यूनिकल कहते हैं। फ्यूनिकल और ओव्यूल जिस जगह से अटैच होते हैं उसको हाइलम कहते हैं। हाइलम में जस्ट ऊपर की साइड चलाजा होगा, चलाजा के नीचे न्यूसेलस होगा, न्यूसेलस बना होता है थिन वॉल पेरेन्काइमेटस सेल्स। ओव्यूल्स के चारों तरफ आउटर इंटेग्यूमेंट होगा, इनर इंटेग्यूमेंट होगा। ये ओव्यूल को चारों तरफ से कवर नहीं करेंगे, एक जगह पे इनकम्प्लीट होते एक पोर बनाते हैं जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं। सेंटर वाला जो रीजन होता है इसको एम्ब्रियोसेक कहते हैं। एम्ब्रियोसेक में ऊपर की तरफ एंटीपोडल सेल्स और नीचे की तरफ होती है एग एपरेटस, और सेंट्रल में होते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई। जो एग एपरेटस होता है जिसमें बीच वाली जो सेल होती है उसको एग सेल कहते हैं और नीचे की 2 सेल होती है उसको सिनर्जिड्स कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल। अब देखेंगे कि ओव्यूल का डेवलपमेंट या मेगास्पोरेंजियम का डेवलपमेंट कैसे होता है। द डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल स्टार्ट द इनसाइड द ओवेरी एज अ प्रोट्यूबरेंस। ओवेरी के अंदर ओव्यूल का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है
एक उभार के रूप में, एक्सप्रेशन के रूप में, और ये जो एक्सप्रेशन अराइज होता है प्लेसेंटल टिश्यू से होता है। ये जो उभार होता है, एक्सप्रेशन होता है, ग्रेजुअली ग्रो करता है और एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको न्यूसेलस कहते हैं। न्यूसेलस के सराउंडिंग जो 2 लेयर्स होती है उनको इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं, और ये न्यूसेलस को ग्रेजुअली कवर कर लेती है, लेकिन एपेक्स वाले पोर्शन पे इनकम्प्लीट होती है जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं। इस तरह से ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है ओवेरी के अंदर। You can see in this diagram the development of ovule in ovary. ओवेरी में ये जो टिश्यू होता है इसको प्लेसेंटल टिश्यू कहते हैं, और इसी प्लेसेंटल टिश्यू से एक प्रोट्रूबरेंस मतलब एक्सप्रेशन अराइज होता है। ये जो एक्सप्रेशन होता है इसको न्यूसेलस कहते हैं। इस न्यूसेलस से दोनों तरफ की तरफ और एक्सप्रेशन निकलते हैं जो धीरे धीरे बड़े होते चले जाते हैं। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है पहले सिंगल होते हैं और बाद में 2 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, बाहर वाला आउटर इंटेग्यूमेंट होता है, इनर वाला इनर इंटेग्यूमेंट होता है, और जो सेंट्रल पोर्शन होता है उसको न्यूसेलस कहते हैं। ये जो आउटर इनर इंटेग्यूमेंट होते हैं धीरे धीरे कवर करते हुए न्यूसेलस को आगे से कवर कर लेते हैं, और आगे से कवर करने पर एपेक्स वाले पोर्शन पे एक पोर फॉर्म होता है जिसको कहते हैं माइक्रोपाइल। इस तरह से ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है ओवेरी के अंदर।